नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नए थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल का थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और इस विषय का चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं। एक है डॉक्टर अरविंद कुमार जो रिसर्च ऑफिसर हैं रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर से, और दूसरी है मिसेस पूनम जो योगा एक्सपर्ट है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैम मेरा सवाल आपसे होगा, लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं, तो योगा का अर्थ के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, और जो उसका जो कॉमन जो आम आदमी के लिए जो एक योगा का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा हमें बता दीजिए। योगा का जो बेसिक मतलब है, योगा मतलब है यूनियन, जुड़ना। जुड़ने में जैसे कि अगर हम इसमें दो तीन तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे फ़िलॉसफिकल व्यू, कंटेम्प्रेरी व्यू। तो अगर हम फ़िलॉसफिकल व्यू यानी कि दार्शनिक तरीके से हम देखें तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और अगर हम कंटेम्प्रेरी यानी अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो योगा का मतलब है शरीर, मन, और या हम कह सकते हैं माइंड और जो नेचर है उनका आपस में जुड़ना, यानी हमारे सराउंडिंग के साथ हम कैसे अटैच्ड हैं जी। और अगर हम हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं अगर उनकी डेफिनेशन देखें, जो सबसे फेमस टेक्स्ट है उसका पतंजलि योग सूत्र, तो उसके अंदर अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसका है योग चित्त वृत्ति निरोध। यानी कि योग से हमें, योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त यानी हम माइंड ले सकते हैं एक तरह से जी। तो उसमें चित्त की जो माइंड है, जो हमारी वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब हम थॉट्स ले सकते हैं, जो हमारे बार बार जो थॉट्स आते हैं उनको हमें निरोध यानी कंट्रोल करना है। कि जो हमारे बार बार कभी ये थॉट आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो जब हम बिल्कुल थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत अपने आप से बिना हमारी मर्ज़ी के विचार आ रहे हैं, तो अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये जो डेफिनेशन है ये पतंजलि जी ने कहा है कि वो योग है जी। तो ये इस तरीके से जी दो तीन तरीके से ये डेफिनेशंस हैं जी। तो मैम योगा से किससे बेनिफिट्स होता है हम लोगों को? योगा से जैसे ओवरऑल हेल्थ पे एक बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम देखें तो योग से हम ऑप्टिमल हेल्थ पा सकते हैं। अगर हम योगा करेंगे तो उससे एक ऑप्टिमल हेल्थ हमें मिलेगा। अगर योगा सूत्र जैसे अभी पतंजलि का जो बताया उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे तरीके हैं, मतलब डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं। अगर उन सबको हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। तो उनके जो 8 पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सबके बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मतलब अच्छा सोचना है। और नियम में अगर हम देखें तो क्लीनिनेस, यानी कि हमें क्लीन रहना है, बॉडी, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से क्लीन रहना है, क्लीननेस को फॉलो करना है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन, जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उससे सेटिस्फाइड रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड को परेशान नहीं करना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सेटिस्फाइड हैं। तो ये एक पार्ट है नियम का। उसके बाद में अगर हम आसन को कहें तो आसन हमारे जो फिज़िकल हम रिलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट एक्चुअली एक्सरसाइज, बट हम रिलेट कर सकते हैं कि हम अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं जो आसन के थ्रू, उसको आसन कहा गया है। प्राणायाम के अंदर हम ब्रीदिंग, जो भी जैसे सांस के साथ जो अटैच हैं, जो जैसे कि बहुत सारे प्राणायाम है अलग अलग, जिसमें हम सांस लेने और छोड़ना, मेनली मतलब फोकस हमारा प्राणायाम के अंदर ब्रेथ पे रहता है। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या मीन सेंसेस को हमें कंट्रोल करना है। जैसे हमारा अपने आप से, जैसे हम ऐसा सोच लेते हैं कि फ़ास्ट फूड देखा और हमारे मन में क्रेविंग हो गई कि नहीं हम ये खाना है, बट हमें पता है कि वो हेल्दी नहीं है। तो उस हिसाब से हमें उस जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है कि ये अनहेल्दी है, हमें नहीं खाना, तो इसको हम प्रत्याहार में ले सकते हैं। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम मेडिटेशन में ले सकते हैं। जो हम मेडिटेट करते हैं और ये इन तीनों को उसके अंडर ले सकते हैं हम मेडिटेशन में। तो इस तरीके से अगर हम इन सब को फॉलो करोगे, जो ये 8 पार्ट्स हैं, तो इससे आप
हेल्दी रहेंगे। अगर कोई पहले से हेल्दी है तो वो उसकी हेल्थ कंटिन्यू रहेगी, अगर कोई अनहेल्दी है तो वो अगर इस चीज़ का प्रैक्टिस करेगा तो वो धीरे 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 वो हेल्दी हो जाएगा। ओके, तो मेरा सवाल अरविंद सर के लिए होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ और ये जो है कब मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, पहले आयुष एक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक विभाग था जी। तो 2013 में जब नई सरकार आई तो उन्होंने एक अलग से आयुष मंत्रालय का निर्माण किया जी। उसी कड़ी में आगे चलते हुए सन 2014 में आयुष मंत्रालय के प्रयासों से यूनाइटेड नेशंस के अंदर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में 21 जून को मनाया गया। उसी कड़ी में हर साल 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आज यानी कि 21 जून को है और हर साल कुछ न कुछ एक थीम के इर्द गिर्द हम योग दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल की जो थीम है वो है कि योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसमें महिला सशक्तिकरण योग से कैसे हो सकता है। तो जैसे कि अभी पूनम जी ने बताया कि हम योग से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो फीमेल जो एक वीमेन सेक्शन जो सोसाइटी का है उसके अगर प्राइमरी हेल्थ नीड्स को अगर एड्रेस किया जाए योग के माध्यम से, उनको उनके स्वास्थ्य को एनहेंस किया जाए, उनको स्वस्थ रहने में हेल्प की जाए, तो वो एक एम्पावरमेंट की दिशा के अंदर एक बहुत ही मजबूत कदम होगा। तो इस प्रकार से हम योगा के माध्यम से उनकी हेल्थ नीड्स को, हेल्थ प्रायोरिटीज़ को एड्रेस करते हुए विमेन एम्पावरमेंट की ओर जा सकते हैं। जी। तो सर आजकल के जो महिलाओं में उसका जो प्रॉब्लम क्या है, कॉमन जो प्रॉब्लम होता है? जैसे कि विमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ की बात करें जी। तो लाइफ की अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग प्रकार के फीमेल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूबर्टी की जो स्टेज है, जो 10 साल के आसपास की जो उम्र होती है, उसके अंदर फीमेल्स के अंदर जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का ऑनसेट होता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में मिनार्की बोलते हैं। तो वो आजकल या तो बहुत जल्दी हो जाती है किसी में, या किसी के अंदर बहुत डिले हो जाती है। उसके साथ साथ जब ऑनसेट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, तो उसके अंदर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एक आज की बड़ी मतलब मोस्ट कॉमन एक समस्या है, जिसकी प्रीवेलेंस भी बहुत हाई है। उसके अलावा उस एज के अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से और ये सब बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम का डाउन होना और कुछ स्किन इश्यूज लाइक एक्ने वगैरह ये सब भी होते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद हम जब अडल्टहुड की तरफ जब फीमेल जाती है, जबकि तो उसमें मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो पीरियड होता है महीने में 5 दिन का, 4-5 दिन का, वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड होना या बहुत छोटा हो जाना या फिर इरेगुलरिटी होना, कभी 2 महीने पे पीरियड आ रहा है, कभी 15 डेज़ में ऑनसेट हो गया, ये सब समस्याएं रहती है। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के ब्लीडिंग के ऑनसेट से पहले कुछ दिन मूड स्विंग्स और अपने आप को बहुत ही लो फील करना, जिसको कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, वो समस्या बहुत कॉमन है। उसके बाद में जब अडल्टहुड के आगे की जब जीवन की हम बात करते हैं लाइफ की, तो फर्टिलिटी से रिलेटेड कंसर्न्स आने लगते हैं, लाइक कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, कंसीव नहीं कर पाना। उसके अलावा अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो एक फ्रीक्वेंट मिसकैरिजेस होना, ये भी एक बहुत आम समस्या हो गई आजकल। प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन या फिर बच्चे का डिलीवरी का जो समय है एक नेचुरल बताया गया उससे पहले ही डिलीवरी हो जाना, ये सब समस्याएं हैं। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद पोस्टपार्टम जो स्टेज है आफ्टर डिलीवरी की, उसके अंदर लाइक ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होना, जो कि हम कहते हैं कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद भी बच्चे को दूध पिलाते रहना है 1 साल 2 साल तक। तो वो आजकल देखा गया कि डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन होता ही नहीं है, या ऑनसेट हो भी जाता है तो विद इन 1 और 2 मंथ टर्मिनेट हो जाता है। और फिर जो एक स्पेशल जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी जो रहती है उसको मीट नहीं कर पाती है फीमेल्स आजकल, ठीक है। उसके अलावा बच्चा होने के बाद जो एक अर्ली मदरहुड के जो चैलेंजेस रहते हैं, उसमें फैमिली या सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलने से एक अनवांटेड स्ट्रेस की सिचुएशन या अनवांटेड एक डिप्रेशन की सिचुएशन से भी महिलाएं जूझती है, स्पेशली जो कि वर्किंग वुमेन है। तो ये सब ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, जिनको कि जो बहुत कॉमन भी हैं सोसाइटी के अंदर और इनको योग के माध्यम से बहुत आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। तो मैम, अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए या उनको ठीक करने के लिए
योगा साइंस में जो है क्या प्रिंसिपल बताया जाता है? योगा का एक अलग सिद्धांत है। ये मतलब अलग अलग, जैसे शरीर के लिए अलग है, माइंड के लिए अलग है। तो ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं पंचमय कोश, मतलब 5 शेड्स होती है, मतलब बॉडी को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप कह सकते हो 5 एनर्जी में। तो जैसे कि पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय यानी जो हमारी शरीर है, बॉडी जो है, तो इसके अंदर हमें बांटा है। उसके बाद प्राणमय यानी कि जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ये हमारा जो माइंड है और बॉडी है उन दोनों को बैलेंस में लाता है, यानी इन दोनों का इंटरमीडिएट है, ठीक है। उसके बाद में आता है मनोमय कोश। मनोमय यानी मेंटल, यानी जो हमारे इमोशन से डील करता है। उसके बाद है विज्ञान में, जो हमारा इंटेलेक्ट है यानी बुद्धि, जो सही गलत में डिफ्रेंशिएट करती है। और उसके बाद में लास्ट में आता है आनंदमय कोश यानी ब्लिस सीत, यानी कि जिसमें ये हमारे लिए इतना हम नहीं कह सकते कि बहुत वो है इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, ये भी एक पार्ट है, वो धीरे धीरे हमें समझ आता है। तो अब हम अन्नमय से शुरू करेंगे। तो जो अन्नमय कोश है, इसमें हम कैसे चेंजेस, जैसे आप पूछ रहे थे कि ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा, तो जैसे अन्नमय के अंदर हम जैसे अच्छे से जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट है वो लें, जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें। उसके बाद हम आसन जो हमें करने चाहिए, हेल्दी अगर हो तो आप हेल्दी के लिए अलग एक डिज़ाइन प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप उस डिज़ीज़ स्पेसिफिक आसन कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राणायाम। हम इसको प्राणायाम कह सकते हैं, बट द शित का नेम है प्राणमय कोश। प्राणमय मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड। तो उसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हमें सिंक करना होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि एंजाइटी में आपने देखा है, जब एंगर आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, हमारे जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें नॉर्मल करना है। ये प्राणमय कोश का काम है कि हम डीप इनहेल एक्सेल प्रॉपरली करेंगे और प्राणायाम करेंगे, तो ये प्राणमय कोश के अंदर आता है। उसके बाद में आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर हम कह सकते हैं कि जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है। तो ये हम मेडिटेशन से कर सकते हैं, यानी मेडिटेशन करना है हमें, ये मनोमय कोश का काम है। उसके बाद नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। विज्ञान में यानी इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में हमें क्या करना है कि जैसे क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या गलत है। जैसे हमें एक्सरसाइज करना मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पसंद, तो जैसे जिम जाने का टाइम होता है मॉर्निंग में, या योगा करने का टाइम है, या जो भी वो फिज़िकल एक्सरसाइज वॉक पे जाने का काम है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं आज नहीं कल। तो ये जो इंटेलेक्ट है, ये हमें इसको सही करना है, ये जो करेक्शन करना है, ये विज्ञानमय कोश का काम है। और जो कुछ हमारी जो नोशंस हैं उसको करेक्ट करने का भी विज्ञानमय कोश का काम है। विज्ञानमय कोश में जैसे नोशंस, जैसे हमने ऐसा सोच रखा है कि नहीं इस एज के बाद तो बीमारी होगी ही होगी, जैसे आजकल सोच रखते हैं कि 40s के बाद तो ये डिजीज़ डेफिनेटली है, या ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों को करेक्ट करना है। अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप इस चीज़ से डरना नहीं है आपको। ये जो थॉट प्रोसेस है उसको भी चेंज करना है। इससे ये आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप अच्छी बुक्स पढ़ के भी कर सकते हो। अच्छी बुक्स जो भी अच्छी बुक्स हैं हमारे जो भी, तो उनको पढ़ के करना है आपको। और उसके बाद में है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में होता है कि हमें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म का मतलब आप कहेंगे कि क्या होता है, तो निष्काम कर्म का मतलब होता है कि हमें ये जो भी कोई काम करें ना, हमें उसके फल की इच्छा नहीं करनी कि अरे ये करूँगी तो ऐसा होना ही चाहिए। जैसे अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन क्या करते हैं कि जब भी जैसे कुछ काम किया तो वो सोचेंगे कि आज खाना बनाया तो आज मेरी प्रेज़ होगी। अगर उसने पहले से ये चीज़ सोच ली और सामने वाले ने प्रेज़ नहीं की उस खाने की, तो क्या होगा, उसके दिमाग में ये थॉट आएगा, उसको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, तो वो अल्टीमेटली उसी की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका काम था खाना बनाना, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे वो एक अलग बात है। तो उस चीज़ को हमें, उस माइंडसेट को चेंज करना है, हमें निष्काम कर्म करना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी। हमारा काम है, हमने ये कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरह से जो हमारा मेंटली जो इमोशंस हैं उनको भी हम धीरे धीरे कंट्रोल करके एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो वो भी हमें हेल्थ की तरफ लेके जाएगा। तो ये सारे तरीका है, 5 जो तरीके बताएं जी। तो सर जो महिलाओं में जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं उसको जो है योग जो है कैसे मदद करते हैं, कैसे मदद किया जा सकता है? जैसा कि अभी मैडम ने योग के
कंसेप्ट के बारे में बताया कि योग के अंदर कैसे हेल्थ बेनिफिट्स की अप्रोच हमारी रहती है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथी की बात हम करें, तो एक ड्यूअल नेचर है बॉडी की, साइकोसोमेटिज्म जिसे बोलते हैं। तो योग के अंदर भी ये है कि कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट अगर है किसी को, तो ओवर द टाइम वो फिजिकल उसकी इनकी उसमें वो प्रीडिस्पोज होगा फिजिकल फॉर्म के अंदर। अगर कोई फिजिकल इलनेस है वो भी धीरे धीरे आपको साइकोटिक वे के अंदर अफेक्ट करेगी। तो दो तरीके से हम जो विमेन हेल्थ की अगर बात करें तो दो तरीके से उसको डील कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कोर्स के हिसाब से इन्होंने बताया कि कहाँ पर डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, या ब्रीदिंग कंट्रोल का रोल है, कहाँ पर इमोशनल कल्चर करना है हमें, या अपना इंटेलेक्ट को काम में लेना है, या हमें हमारी डीड्स के ऊपर फोकस करना है। तो वैसे ही जैसे सबसे पहले हम फिजिकल अप्रोच की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकली फिट जो व्यक्ति रहता है कोई भी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उसके अंदर जैसे कि एक नॉर्मल एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच की को देखें, रिजल्ट्स को देखें, तो बॉडी के अंदर ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होता है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो प्रॉपर वे में काम करता है अपना, और इसी सब की वजह से जो इम्यून स्टेटस है बॉडी का वो भी मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब हो जाएगा। एक फिजिकल एक्सरसाइज या आसन या योग जो भी करना है वो भी एक प्रॉपर ट्रेंड योगा प्रैक्टिशनर से पूछ के, उसके साथ कंसल्टेशन के साथ या डॉक्टर के साथ बात करके करना है, क्योंकि ये चीज़ें एडवर्सली अफेक्ट भी कर सकती है किसी को। तो ऐसे करके हम जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम को जब एड्रेस कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिजीजेज होती है उनसे हमारी बॉडी कम अफेक्ट होगी, हम प्रोन नहीं रहेंगे उस बीमारी के प्रति इतना। दूसरा जो एस्पेक्ट आता है कि फीमेल हेल्थ के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो उसको एड्रेस करने के लिए जैसे कि इन्होंने बताया कि मनो में, विज्ञान में और आनंद में जो कोश की जो थ्योरी है कि हमने डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकली तो सब कुछ ठीक कर लिया बट स्टिल बीमारी हो सकती है, अभी भी संभावना है। इसका कारण ये है कि जब इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद एक हाइपोथैलेमस नाम से एक ब्रेन का एक हिस्सा होता है जहाँ से कि हमारे ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस है वो कंट्रोल होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। वहाँ से जो बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, स्पेशली फीमेल की अगर बात करें तो उस एंडोक्राइन सिस्टम के जो टॉप पे जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कनेक्टेड है। उसके बाद जो गोनैड्स हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी फिजियोलॉजी हैम्पर होती है, जिसको बोलते हैं HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। तो इस एक्सिस में कहीं भी एक फैक्टर में गड़बड़ होने से आगे आने वाली सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो जैसा कि एक कॉमन सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब मान लो कोई गर्ल है, वो 12th क्लास में है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, और जब एग्जाम का टाइम आता है बहुत स्ट्रेस दिमाग में होती है, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी होती है, जो पीरियड्स आने का जो एक पैटर्न चल रहा होता है वो बिगड़ जाता है। या तो पीरियड्स बहुत डिले हो जाते हैं, या बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, या फिर इरेगुलर भी हो सकते हैं। और जब वो इमोशनली स्टेबिलिटी जब आती है तो वो सब रेगुलराइज हो जाता है। तो बिकॉज हार्मोनल जो फीमेल हार्मोनल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गहरे तरीके से हमारे जो साइकिक जो एस्पेक्ट है हेल्थ का उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम योग के माध्यम से उसको अगर रेगुलराइज कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है उसको रिस्टोर करने में सफल हो जाते हैं। तो इधर से फिजिकली एंड उधर से मेंटली जो हमारी जो योगा इंटरवेंशन है उसके थ्रू हम अल्टीमेटली एक फिजियोलॉजिकल हार्मोनी को अचीव कर लेते हैं। और ऐसी स्टेट में आने के बाद से मेल है चाहे फीमेल है, हम बहुत सारी बीमारियों के प्रति प्रोननेस हमारी कम हो जाती है। इनकी अदर फैक्टर्स जो बीमारी पैदा करने वाले हमें बहुत कम अफेक्ट कर पाते हैं और हम स्वस्थ रह पाते हैं। जी, थैंक यू सर। तो मैम, जो महिलाओं के लिए जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको कौन से उसके लिए जो है कौन से आसन या प्राणायाम करके जो है घर पर ही अभ्यास किया जा सकता है? वैसे तो इस क्वेश्चन का मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि घर पे कोई भी आसन या प्राणायाम आप कीजिए, बट कोई आपका जो योगा एक्सपर्ट है उसके अगर देख रेख में करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आप को चाहते हैं तो उसमें एक वे होता है। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या करते हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट होती है कुछ, तो वो हमें मूवमेंट करनी है। उसके बाद में हम कुछ स्टैंडिंग आसन है जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज, और एक सीधे खड़े होके भी ताड़ासन।
उसके बाद में कुछ सीटिंग आसन हैं, कुछ प्रोन हैं, कुछ सुपाइन है, मतलब लेट के करने वाले। तो बैठने के अंदर हम कह सकते हैं कि वज्रासन कर सकते हैं और वक्रासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, कैमल पोज। और अगर हम प्रोन की बात करें तो उसके अंदर हम भुजंग आसन कर सकते हैं, शल्बासन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम सुपाइन की बात करें तो उसके अंदर हम पवन मुक्तासन, सेतु बंदासन यानी ब्रिज पोज, इस तरह के कई सारे आसन हैं। वो अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट ये हम एक कॉमनली सब लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट प्रेगनेंसी में ये नहीं करना, ठीक है। और अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम आप सब लोग इजीली आप घर पे कर सकते हो। जैसे कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, उसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग यानी विभागीय जो प्राणायाम है सेक्शनल, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, उसका जो पार्ट अगर हम देखें तो थोरैसिक ब्रीदिंग इस तरह से, और क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ये 3 टाइप होते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग के। उसके बाद में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं। अगर बहुत गर्मी है तो हम कुछ कूलिंग प्राणायाम भी कर सकते हैं, शीतली, शीतकारी, सिदंता, इस तरह के। उसके बाद में हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मेडिटेशन में आप जैसे कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, कैसे आप सांस ले रहे हैं, कैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो ये एक तरह का मेडिटेशन एक टाइप है। अगर दूसरा तरीका आपको देखना है तो उसमें क्या है कि जो भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं उसको जस्ट आप ऑब्जर्व करते रहिए। क्या थॉट आ रहे हैं, बस उसके लूप के अंदर नहीं जाना आपको। जैसे कोई भी एक थॉट आया किसी से भी रिलेटेड, जैसे अगर महिलाओं की बात करें, कुछ खाने से या वर्क से रिलेटेड कुछ भी आया, तो उसके बाद उसी सेम टॉपिक से दूसरा आ रहा है, फिर उसी सेम टॉपिक से तीसरा थॉट आ रहा है। अगर यही थॉट आ रहे हैं तो उसको कट करना है, हमें लूप को कट करना है। एक सिंगल थॉट यहाँ का आ रहा है, एक दूसरा कहीं और का आ रहा है, तो आने दीजिए। आफ्टर 10 to 15 थॉट्स आपका जनरली ऐसा होता है कि थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, बट उलझना नहीं है किसी भी थॉट के अंदर। तो ये भी एक तरीका है, तो थॉटलेस स्टेट में जाने का। तो ये मेडिटेशन एक तरीका है। तीसरा तरीका है, अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो कोई भी एक वर्ड के ऊपर वो स्टिक हो जाएं। कोई भी, जैसे कि आप ओम ले सकते हो, कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर आपको स्टिक होना है, उसका बार बार बोलना है उसको मन में। तो जितने ज़्यादा थॉट्स आए आप उतना उसका स्पीड तेज़ कर दीजिए। धीरे 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 वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, तो आप अपने उसकी स्पीड भी धीरे धीरे कर दीजिए। तो ये 2 to 3 वेज मैंने आपको बताया मेडिटेशन के। आप इस तरीके से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में एक होता है योग निद्रा या डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ये जनरली कोई और देता है आपको, मतलब जो ट्रेनर होता है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। उसमें आपको लेटना होता है शवासन के अंदर, सोना है आंख बंद करके, और उसके बाद में वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आपकी बॉडी एंड माइंड सब कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये योग निद्रा है। तो इस तरह से मतलब तो मैम, अगर आप मैसेज देना चाहोगे लोगों को योगा को लेकर, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि योगा जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में? योगा, अगर मैं मैसेज इन शॉर्ट अगर मैं कहूँगी तो योगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज़ आजकल हर किसी की ना मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई मेंटली अनहेल्दी है, बट स्ट्रेस लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है हर किसी की। इवन हाउसवाइफ है, आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, कुछ भी रीज़न से। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए हमें योगा बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये स्ट्रेस पे भी वर्क करता है। जैसे कि आप कहीं और जाएंगे तो आप एक्सरसाइज तो कर लेंगे, बट मेंटली क्या है, आप मेंटली तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। बट योगा के अंदर आप मेडिटेशन कर लेंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तब भी आपका माइंड स्ट्रेस रिलैक्स होगा, मतलब स्ट्रेस रिलीज़ होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, आप ये एक तरीका है, अगर किसी को भी बहुत तेज़ गुस्सा आया है, आप करके देखिए कोई भी, आप ना सिर्फ अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर लीजिए। आप आंख बंद करके अपने सांस लेना शुरू कीजिए। 10 सांसें आपको लेनी है, लंबी और गहरी सांस लीजिए। जितनी डीप आप इनहेल कर सकते हो और जितना डीप अच्छे से आप कम्प्लीटली एक्सहेल कर सकते हो, अगर ये आप करेंगे
तो आफ्टर 10 ब्रेथ्स आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। और जब आपको गुस्सा आ रहा हो तब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो ब्रीदिंग है और हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये चीज़ एक है। तो ऐसे ही जब भी आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन वाला फीलिंग आए, तो उस सब में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे जनरली ऑफिस में होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ पे हम नहीं निकाल सकते, तो आप ब्रीदिंग पे फोकस करके आप ऑफिस में बैठ के भी आप आंख बंद करो और कीजिए। अगर आंख भी नहीं बंद करना तो हम नॉर्मली भी कर सकते हो, आंख खोल के भी आप चेयर पे कर सकते हैं। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आशा करते हैं कि आप दोनों का ये जो महत्वपूर्ण सलाह जो है हमारे व्यूअर्स इसको गंभीरतापूर्वक ले और अपने दिनचर्या के जीवन में इसका उपयोग करें। तो ये थी योगा और हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक। आशा करते हैं कि आप भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन योग करिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।